हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और हम लोग स्टार्ट किए थे 12th का इनऑर्गेनिक सेक्शन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली हम लोग को पढ़ना था और नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग नाइट्रोजन के नाम से जो जान रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 +3 एंड +5 होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ these एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5। लेकिन इतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, इसका और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यही है। अब बात है ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको हैं। कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज लाए या फिर जितना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज लाए, वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जो है वही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। अब द टेंडेंसी टू एक्सिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टेंडेंसी होगा, शोइंग टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर -3 है, -3 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। और हम लोग कल फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़े थे मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जो टॉप टू बॉटम बढ़ने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था, जिसके वजह से बिस्मथ मेटालिक हो रहा था। टिपिकल एलिमेंट्स हम लोग बोल रहे थे, टिपिकल मेटल बोल रहे थे। तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शोइंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल माइनस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है जनरली। तो वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखता है और इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस चार्ज लाता है। इस वजह से यहाँ पर -3 शोइंग टेंडेंसी क्या होगा, टॉप टू बॉटम घट जाएगा। अब कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट OS, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 एंड +3। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बात है इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको कहते हैं, यहाँ से हम लोग समझते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये 13th ग्रुप का एलिमेंट्स है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। तो अगर यहाँ पर NH2NP1 का देखें तो NH2NP1, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और P में कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको कितना दिख रहा है, ओनली 1। तो एक इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लेकिन अगर ये अनपेयर्ड हो गया, तो अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है यहाँ पर, 3। तो अब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो अब ये देखिए +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब बात आई, जो जैसे ही बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम नीचे की तरफ जाते हैं, तो गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन्स आता है, इंडियम में 4D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और थैलियम में 4F और 5D इलेक्ट्रॉन आता है। आप पढ़े होंगे 11th में पीरियोडिक टेबल में शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में। S का सबसे ज़्यादा, P का उससे कम, D का उससे भी कम और F का सबसे कम। तो D का हम लोग पुअर मानते हैं और F का नेग्लिजिबल मानते हैं। तो शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ F इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर F सबसेल आ गया, तो F सबसेल का शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, नहीं के बराबर होगा। और शिल्डिंग इफेक्ट कहते किसको हैं, न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा और जितना कम होगा उतना कम शिल्डिंग इफेक्ट होगा। तो जब बीच में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और बीच में इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। तो शिल्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। तो F सबसेल का
साइज क्या होता है अभी तक पता नहीं चल पाया। साइज इसका शेप क्या होता है, डिफ्यूज शेप माना जाता है। तो एफ सबसेल बहुत बड़ा होता है और इसका शेप के बारे में भी पता नहीं चल पाया है, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अब देखिए 4f में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो 6s इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा। कौन सा? थैलियम। 4f के आने की वजह से थैलियम के न्यूक्लियस एंड आउटर सेल 6 सेल के s इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि f का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट घट गया और शिल्डिंग इफेक्ट घट जाने की वजह से s इलेक्ट्रॉन ऑफ 6 सेल अट्रैक्ट हो गया थैलियम के न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा। जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वो फिर से फर्दर जो यहाँ पर अनपेयर्ड हो रहा था एस इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा। किसका? थैलियम का। और जब अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। कितना करेगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो अब अनपेयर्ड क्यों नहीं हो पाया? तो 4f के आ जाने की वजह से 4f क्या किया, तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो किया, नेग्लिजिबल शिल्डिंग इफेक्ट शो किया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस एंड आउटर सेल के बीच का घटा दिया और जैसे ही घटा दिया तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा हो गया। जब अट्रैक्टिंग ज्यादा हो गया तो टेंडेंसी टू अनपेयरिंग क्या हो गया, घट गया। और जब अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा तो वो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा और बॉन्डिंग में नहीं जाएगा तो प्लस ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करेगा। यहाँ देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं किसको है, द इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। कौन सा? NS इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कब जाएगा? जब ये अनपेयर्ड होगा, लेकिन अनपेयर्ड तो हुआ नहीं, तो इस वजह से क्या हो गया, टुवर्ड्स बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, कहां से? 13 to लेकर के 16 तक, द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो टेंडेंसी जो था इलेक्ट्रॉन के अनपेयरिंग का वो घट गया। जब घट गया तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करने का टेंडेंसी होगा। इस वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। कहां पर? लोअर एलिमेंट्स का। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहां पर NH2NP4 14th ग्रुप का जो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP2। तो अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों अनपेयर्ड होगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 14 ग्रुप इज +4 और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, S इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन सा करेगा? P इलेक्ट्रॉन। P में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो +4 हायर हो गया और +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अगर ग्रुप 15 का बात करिए तो NH2NP3 होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है जो 3 और 2 5 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अनपेयरिंग में नहीं जाएगा। किस में? लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर एलिमेंट्स में। तो केवल यही 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा पार्टिसिपेट, बॉन्डिंग में करेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5। उसी तरह से यहाँ पर भी केवल लोअर एलिमेंट्स का, जैसे थैलियम का अगर ये देखिए 13th का है और ये भी 13th का, थैलियम का देखे तो ये S इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग में नहीं जाएगा। अनपेयरिंग में नहीं जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में? 1। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और हायर वाले में, ऊपर वाले में क्या होगा? +3, चूंकि सब के सब अनपेयर होगा, अनपेयर हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर 16 में भी वही है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन P में और 2 इलेक्ट्रॉन S में। तो अब यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ऊपर वाले एलिमेंट्स का क्या होगा, ये अनपेयरिंग में जाएगा। अनपेयरिंग में जाएगा तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन अगर ये अनपेयरिंग में नहीं जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जैसा कि हम अभी जानते हैं, जब टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे तो इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और अगर इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए N+3
P+3, As+3, Sb+3 और Bi+3। नाइट्रोजन फैमिली जो है 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर एलिमेंट्स का ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर बी आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबसे ज्यादा है। उसका है फिर Sb, उसका है फिर As, उसका है फिर P, उसका है फिर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज लीस्ट स्टेबल। अब अगर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऊपर वाले एलिमेंट्स का मोर स्टेबल, लोअर वाले एलिमेंट्स का लेस स्टेबल। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का मोर स्टेबल, उसका फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये था आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्सेप्ट और ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से जो क्वेश्चंस आएगा वो ऑक्साइड से रिलेटेड आता है और हम आगे उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिर से। नेक्स्ट आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो EH3 टाइप्स का हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप EH3 टाइप का हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 का फॉर्मेशन करेगा। जब इसका फॉर्मेशन किया तो इसका अब देखते हैं जो EH3 कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन कर रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एलिमेंट ये है, एलिमेंट मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो एलिमेंट्स जो है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम आपको पढ़ाए थे, वो था NH2Np3। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और P में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब S का साइज क्या होता है, स्फेरिकल शेप, और P का क्या होता है, डम्बेल। अब ये डम्बेल तो 3p इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल, चारों के चारों क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाता है एक दूसरे से। जब इंटरमिक्स हो जाएगा तो जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाता है उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 ऑर्बिटल गया किसमें, मिक्सिंग में, और 4sp3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। कितने ऑर्बिटल, sp3, 4sp3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। और इस sp3 ऑर्बिटल का शेप क्या हो जाएगा, इस तरह का शेप हो जाएगा। अब sp3 और ये भी sp3। अब इसके साथ कितना हाइड्रोजन आएगा, 3 हाइड्रोजन आता है। एक एक हाइड्रोजन एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब शेयरिंग कर लेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन आ गए। और यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दिख रहा है, और इस ऑर्बिटल में भी आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है, जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा एक ऑर्बिटल में तो उसको हम लोग लोन पेयर के नाम से जानते हैं। दैट काइंड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज नोन एज लोन पेयर। तो ये लोन पेयर हो गया। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम देयर हाइड्राइड्स कैन एक्ट एज लिविस बेस। जिसके पास लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर के लूजिंग टेंडेंसी रखेगा, और जो भी लोन पेयर का लूजिंग टेंडेंसी रखेगा जो कोई भी कंपाउंड, उसको हम लोग लिविस बेस के नाम से जानते हैं। तो हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स लिविस बेसिक कैरेक्टर का होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितने हाइब्रिडाइजेशन हो गए, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग जानते हैं बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर ये लोन पेयर इसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा और ये भी लोन पेयर इसके ऊपर रिपल्सन लगाता है। रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है, या थोड़ा सा घट जाता है, तो 107 डिग्री 5 मिनट्स के आसपास हो जाता है। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसको कहते हैं, एंगल बिटवीन बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। तो EH3, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ को। तो EH3, तो EH3 में NH3 होगा, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। अब बॉन्ड एंगल का बात करें तो यहाँ पर NH3 में अभी देखें आप, NH3 में कितना है आपका 107.5 डिग्री, तो 107.5 डिग्री। PH3 का बात आया तो
93.5 डिग्री होता है, 91.5 होता है AsH3 का, 91.3 होता है SbH3 का और BiH3 का 90 होता है। अब ये कॉमनली फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल है, अब देखिए यहाँ पर सब 90 के आसपास है, तो इसको कहते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कौन बताया था? एक ड्रैगोज नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस नहीं होता है। जब इंटरमिक्सिंग नहीं होगा तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं होगा तो सब के सब यहाँ पर देख रहे हैं आप, पी ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और सब के सब यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो कहीं नहीं कहीं आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसको कहते हैं px, इसको कहते हैं py, इसको कहते हैं pz। और px, py और pz सब एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस वजह से हम लोग क्या कह दिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, नो हाइब्रिडाइजेशन, ओनली p ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। केवल p ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। और प्योर p ऑर्बिटल अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा, एक px, एक py और एक pz, और सब के सब यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर सब के सब 90 डिग्री एंगल पर मिल रहा है। तो 90 डिग्री पर रहेगा तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कह दिए, जो सबका ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट था। तो आप NH3 का बॉन्ड एंगल आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री याद रख लीजिएगा, आपका ये क्लियर है। और यहाँ पर ड्रैगोज रूल थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ड्रैगोज रूल क्या है, इसको आपको पढ़ाया गया होगा आपको 11th में। ड्रैगोज, जब मैं 11th का वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं ड्रैगोज रूल को डिटेल में। नेक्स्ट है आपका बेसिक नेचर। बेस किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, दोज काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज OH- आयन इज नोन एज बेस। लेकिन अगर ल्यूइस कंसेप्ट देखिएगा तो दोज काइंड ऑफ सब्सटेंस which donate lone pair is known as Lewis base। तो यहाँ पर देखिए EH3 में जितने सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है तो उसके पास क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, लोन पेयर। तो सबके पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए BF3 है, तो बोरोन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन S का एक ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल है उसके पास। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों यहाँ पर देखिए ये ऑर्बिटल क्या है आपका, खाली है। और ये और ये क्या हो गया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। ये खाली ऑर्बिटल में ये इस EH3 का लोन पेयर जाकर के दे देता है। जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर उसको लिविस एसिड कहते हैं, और जो डोनेट करता है लोन पेयर उसको लिविस बेस कहते हैं। तो इस वजह से जितने सारे ये नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड है वो बेसिक नेचर शो करेगा। यहाँ पर बेसिक नेचर शो कर रहा है। अब आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, दिस हाइड्राइड कैन एक्ट एज लिविस बेस। तो ये जितने सारे हाइड्राइड है वो किस नेचर के हैं, लिविस बेसिक नेचर के हैं। तो जब लिविस बेसिक नेचर के हैं आपको पता चल गया, तो अब आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिविस बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए हम लोग ऑर्डर देखते हैं। यहां से देखें आप, NH3, PH3, AsH3, SbH3 और BiH3। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उससे बड़ा है किसका, फास्फोरस का, उससे बड़ा है किसका, आर्सेनिक का, उससे बड़ा क्या है, एंटीमनी, और सबसे बड़ा क्या है, बिस्मथ का। और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही है नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स का। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इसको हाइड्रोजन को कहेंगे टर्मिनल एटम, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रल एटम। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नाइट्रोजन के पास जाएंगे, नाइट्रोजन के बाद जाएंगे फास्फोरस के पास, फास्फोरस के बाद जाएंगे आर्सेनिक के पास, आर्सेनिक के बाद जाएंगे एंटीमनी के पास, एंटीमनी के बाद जाएंगे बिस्मथ के पास। यहाँ पर टॉप टू बॉटम बढ़ने से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है और साइज बढ़ रहा है, तो पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो गया, घट गया। यहाँ देखिए 5 इलेक्ट्रॉन कितना डेंस दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन लेकिन उससे कम डेंस दिख रहा है, यहाँ पर उससे भी कम, यहाँ पर उससे भी क्या, यहाँ पर कहीं कहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज कर जाएगा, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज कर जाएगा। जब डेंसिटी ज्यादा तो डोनेशन का कैपेसिटी ज्यादा, जब डेंसिटी ही कम है तो डोनेशन में क्या हो गया, नहीं जाएगा। तो जब डोनेशन में नहीं जाएगा तो लिविस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इज नोन एज लिविस बेसिक स्ट्रेंथ, और टेंडेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है। एबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या चीज का, डोनेट करने का। क्या चीज डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो जब एबिलिटी ही घट जाएगा तो लिविस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा लिविस बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, NH3 का, NH3। उसका फिर किसका होगा, PH3। उसका फिर ASH3, उसका फिर SbH3 और उसका फिर क्या होगा, BiH3। नेक्स्ट है आपका, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये गलत है। ये ऑर्डर क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के ऊपर ऑर्डर बना हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ऑर्डर बना हुआ है। जितने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ऑर्डर आपको बताया जाता है या फिर कहीं पर बना हुआ है तो वो 100% गलत है। इस केस में जब एक ही ग्रुप के मेंबर का बात कर रहा होगा, जब ग्रुप सेम हो, ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ रहा हो, तब जाकर के जो ऑर्डर होगा वो ओनली डिपेंड करेगा किस पर, एटॉमिक रेडियस पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करेगा, जिस वजह से ये ऑर्डर क्या है आपका, गलत है। और ये ऑर्डर को आप फॉलो नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको ऑर्डर बनाना है, टॉप टू बॉटम आपको मूव करना है, तो टॉप टू बॉटम बढ़ने के लिए केवल आप साइज फैक्टर को ही अप्लीकेबल माने। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्डर बना लिए तो ऑर्डर आपका गलत हो जाएगा। अब बात आई थर्मल स्टेबिलिटी का। थर्मल स्टेबिलिटी किसको कहते हैं, कोई भी चीज, जैसे ये पेंसिल है, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा वही थर्मल स्टेबिलिटी कहलाएगा। जो कंपाउंड को ब्रेक करने में जितना ज्यादा एनर्जी, वो उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल कहलाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं। NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ इतना है, PH3 में इतना है, ASH3 में इतना है और SbH3 में इतना है। तो अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ पर NH3 में एटॉमिक रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इसलिए इसको तोड़ देंगे। लेकिन अगर इतना ही बड़ा का पेंसिल होता तो ये इसको नहीं तोड़ पाते थे, जितना छोटा उतना मजबूत। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे ही घट रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे ही डिक्रीज कर जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब मोर थर्मली स्टेबल कौन होगा, NH3। उसका फिर कौन हो जाएगा, PH3। उसका फिर ASH3, SbH3 और BiH3। अब बात आई नेक्स्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का, या रिड्यूसिंग नेचर का। रिड्यूसिंग नेचर हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो रिड्यूस करने का प्रॉपर्टी किसका ज्यादा है, और रिडक्शन है क्या भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और जो कोई भी रिडक्शन ज्यादा कराएगा उसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, उसके पास ज्यादा है। क्लियर है बात। इसका मतलब जो कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन जितना ज्यादा जोड़ेगा वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा, सिंपल। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस। कैसे, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 जब टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। E स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो EH बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी तुरंत देखें यहाँ पर EH बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ EH बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बिल्कुल, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना कम स्टेबल होगा।
टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो टूटने का पॉसिबिलिटी बढ़ गया, और जैसे ही टूटेगा तो H प्लस आयन रिलीज होगा, तो टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन इंक्रीजेज। अब बात है जितना ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा उतना ज्यादा H प्लस आयन कहीं जाके जुड़ेगा, और जहां जाकर के H प्लस आयन जुड़ेगा वो रिड्यूस होगा। इसका मतलब दोज काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच रिलीज H प्लस आयन मोर having more reducing nature, तो टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन इंक्रीजेज, रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। इसका मतलब BiH3 का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगा SbH3 से, SbH3 से SbH3 का ज्यादा होगा ASH3 से, ASH3 का ज्यादा होगा PH3 से, और PH3 का ज्यादा हो जाएगा किससे, NH3 से। ये रिड्यूसिंग नेचर था। अब मेल्टिंग पॉइंट का टाइम है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हैं तो वो वेपर का फॉर्मेशन करेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सब्सटेंस अगर इक्वल हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे, जितने टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट कर जाएगा। तो अब हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो अब बात यहाँ पर ये है, मेल्टिंग पॉइंट देखते टाइम क्या देखते हैं हम लोग, अगर PH3 का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो दो PH3 के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर NH3 का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो दो NH3 के बीच में कौन सा रिलेशन है उसको देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालते टाइम हम लोग ये पूछते हैं तेरे साथ क्या रिलेशन है। कहने का मतलब ये है जो तेरे साथ क्या रिलेशन है। जैसे NH3 को अगर देखेंगे तो NH3 का NH3 के साथ क्या रिलेशन है, PH3 का PH3 के साथ क्या रिलेशन है, ASH3 का ASH3 के साथ क्या रिलेशन है, SbH3 का SbH3 के साथ क्या रिलेशन है। तो हम लोग को पता चला जो PH3 ASH3 और SbH3 के बीच में वंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने से, वंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा वंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर। तो टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है और वंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। वंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू वंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन SbH3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद फिर ASH3 का, उसके बाद फिर PH3 का, उसके बाद फिर NH3 का। लेकिन NH3 में एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग काम करता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा मजबूत है, जिस वजह से क्या होगा, NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो NH3 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर SbH3 का, उसके बाद फिर ASH3 का, उसके बाद फिर PH3 का। ये ऑर्डर आपका यहाँ पर ये नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा NH3 का होगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है आपका ओनली NH3 कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई NH3 इज मोर सॉल्युबल इन H2O एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आपका बॉइलिंग पॉइंट का भी इरेगुलर ट्रेंड आता है। सबसे ज्यादा होगा BiH3 का, उसके बाद फिर SbH3 का, उसके बाद आता है NH3। ये कैलकुलेटिंग वैल्यू है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। तो SbH3 के बाद होगा NH3 के बाद होगा ASH3 और उसके बाद फिर होता है PH3। रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड्स X2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।